फ्लड प्रोन एरिया है, आपको पता होगा लास्ट टाइम फ्लड इफेक्टेड था, कुछ जगह पे ब्रीचेस हुए थे, तो उनकी मरम्मत के बारे में उसके लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने, उसी को देखने आए थे यहाँ पे। कुछ लोगों की शिकायतें थे, ऑफिसर्स को साथ लाया, उन शिकायतों का इजाला हो। कुछ जगहों पे टेम्परेरी बेसिस पे काम हुआ है, उनको परमानेंट बेसिस पे कैसे वहाँ पे उन शिकायतों का इजाला करना या ब्रीचेस को ठीक करना, ताकि आइंदा आने वाले इस तरह के मुमकिन सैलाब में लोगों को नुकसान ना हो। ताकि एक्सपेरिमेंट्स इनने पहले शुरू किए, फिर दूसरी जगहों पे अब SIR एडिशनल होगा, उसका भी ये कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे यहाँ पे। मैंने पार्लियामेंट में जब ये कहा डिलिमिटेशन को लेके कि हम चाहते हैं कि खुशी से नहीं बल्कि वो इसलिए चाहते हैं कि बाकी का हिंदुस्तान भी वही एक्सपीरियंस करे जो कश्मीर ने किया। उसका मतलब यही था कि जबरदस्ती की जेरिमेंडरिंग हो, डिलिमिटेशंस हो, SIR वहाँ पे यूटिलाइज किया इम्प्लीमेंट किया जाए, पार्लियामेंट की तरफ से लेजिस्लेशन हो ऐसे जहाँ स्टेट्स के बारे में स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया जाए, और इस सब के बाद जो उन स्टेट्स के सिटीजन्स को नुकसान उठाना पड़ता है फिर ही रियलाइज करेगी बाकी की रियासत से जो कश्मीर ने रियलाइज किया, जो नुकसान कश्मीर को उठाना पड़ा। बंगाल में आपने जो देखा, असम में आपने जो देखा, ये कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह सबको आपने देखा खुलेआम वो कॉम्प्रोमाइज कैसे किया जा सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी के नफा के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट के लिए। हेट स्पीच कैंपेनिंग में खुलेआम दिया गया, बजाय इसके कि कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो उनके हेट स्पीच को फैसिलिटेट किया गया। ऑफिसर्स का इस्तेमाल बजाय ऑब्जर्वर्स के दूसरी पार्टी को डराने के लिए किया गया। SIR के जरिए 1 करोड़ के नजदीक वोट काटे गए। 25 लाख लोगों ने जो शिकायतें की वो साबित हुआ कि नाजायज तरीके से उनकी डिलीशन हुई है। और इसी तरह से आसाम में जेरिमेंडरिंग का असर आपने देखा, जिन मुस्लिम माइनॉरिटीज का असर तकरीबन 40-50 कॉन्स्टिट्यूंसीज में था, रेशियो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, और हर जगह पे उनका एक असर था। उनको जेरिमेंडरिंग करके 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज तक उनको कन्फाइन किया गया। इसी तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल बंगाल में कैसे किया गया। तो ये सारी हरकतें ये है जिससे ये साबित होता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को बाला ताक रखा गया है। जो जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो बदकिस्मती से एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए फैसिलिटेटर बने हुए हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदें होती है जुडिशरी से। उम्मीद है अभी जुडिशरी जो है वो इंसाफ से काम है और इन सब चीजों को रोके, मगर अभी तक जो हो रहा है वो होते हुए नहीं दिख रहा। लग रहा है कि चाइना की तरह ये इंडिया को भी वन नेशन वन पार्टी में तब्दील किया जा रहा है, जहाँ पे बीजेपी को जो है एक तख्त दिया जाएगा, कंट्रोल दिया जाएगा, बाकी सारा कॉन्स्टिट्यूशन को वाले रखा जाएगा। के पास SIR का केस लेके गए थे ना स्पीकर से, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी ये वोट ना दे, अगली बार देखते हैं। जुडिशरी से इस तरह का कमेंट अनएक्सपेक्टेड था। उम्मीद है कि जुडिशरी जो है अब इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर मार्जिन और SIR के जरिए जो डिलीशन हुआ है अगर वो सेम हुआ, अगर विक्ट्री और डिफीट मार्जिन इस इलेक्शन के बाद अगर वो और SIR के डिलीशन जो है सेम हुए तो उसके बाद हम देखेंगे। अब देखने को वही मिलता है कि ओवरऑल मार्जिन जो है डिफीट का वो 4% के करीब है TMC का, और जो डिलीशन हुई है वो भी ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल है विद द मार्जिन ऑफ डिफीट। तो उम्मीद है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट्स में जिस तरीके से जुडिशरी अभी काम कर रही है उम्मीदें कम है। Appreciate any defection in national conference. If anything, I want resilience in national conference. People within national conference to stand up to the hierarchy. I wouldn't call them leadership, to stand up to the hierarchy and tell them that we are compromising on the ideology. We are going against the mandate that we got from the people of Kashmir. They should stand up to the hierarchy and correct the course. That's what I want. I would not appreciate any defection from national conference, and I don't see any defection happening. I see them distancing from the ideology, but they are distancing in flock.
I don't see any defection on the basis of ideology in National Conference. सही कहा और मनोज सिन्हा को वाइस रॉय को वॉक्स के बजाय सीरियस होना चाहिए. उनसे कोई जवाब दे ये ड्रग्स आते कैसे हैं. पुलिस उनके हाथ में, इंटेलिजेंस उनके हाथ में, सिक्योरिटी फोर्सेस उनके हाथ में. विदाउट द कंप्लायंस ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस ये सब मुमकिन ही नहीं है. एक तरह से आप कंप्लायंस या आप आपकी नजरों के सामने ड्रग्स आ रहे हैं और आप वो रोक नहीं रहे. दूसरी तरफ से आप वॉक्स कर रहे हैं ऑप्टिक्स के लिए. तीसरी जाने से आप प्रोफाइलिंग करके ड्रग्स के नाम पे बेगुनाहों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं. अगर कोई ड्रग में मुलव्वस है और हम चाहते हैं एज ए सोसाइटी उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसके लिए सोसाइटी में कोई नहीं उठेगा, और उनके नाम पे एक्सटेंडेड फैमिलीज को सजा दिया जाए, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में. ये प्रोफाइलिंग करना यूपी में भी हमने देखा, कश्मीर में इससे पहले भी हमने देखा. अलग अलग नाम पे अगर कोई मुल्जिम मुस्लिम हुआ तो उसके घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है. जुडिशरी के कन्विक्शन से पहले, जुडिशरी के जजमेंट से पहले उन घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है. और जो रेपिस्ट होते हैं अगर वो मुस्लिम नहीं हुए, मेजॉरिटी पॉपुलेशन से हुए, उनको हर एक रिलीफ दिया जाता है, लीगल रिलीफ दिया जाता है, बेल दिया जाता है, पैरोल दिया जाता है. यहाँ पे उल्टा है. मुजरिम के हक में कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का मुजरिम है, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, हम उसके हक में नहीं है. और प्रोफाइलिंग करके फिर पूरी फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को, सोसाइटी को प्रोफाइल करके उसमें इन्वॉल्व करना, घरों पे बुलडोजर चलाना, ये कोई कानून नहीं है. अगर किसी पे बुलडोजर चलना चाहिए वो उन ऑफिसर्स के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए जिन ऑफिसर्स की जुरिस्डिक्शन में ड्रग्स आते हैं. उन एसएचओ के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए जिनके जुरिस्डिक्शन में ड्रग्स आते हैं. उन एसपीज डीएसपीज के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए जिनके जुरिस्डिक्शन में ड्रग्स आते हैं और उनकी इत्ला में है और वो ये सब होने देते हैं. तो इन वॉक्स वगैरह से कुछ नहीं होगा, ऑप्टिक्स से कुछ नहीं होगा, बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होगा. दे हैव टू बी सीरियस. इस रियासत में सिक्योरिटी फोर्सेस के लेयर्स इतने ज्यादा है कि चिड़िया भी पार नहीं मार सकती विदाउट द नॉलेज ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस. ये मुझे हजार बार भी कहा है कि ड्रग्स आते और इन्हें पता नहीं है. विदाउट देयर कंप्लायंस ये मुमकिन ही नहीं हो सकता. तो बुलडोजर पहले उन जगहों से, एंड इट शुड गो अप इन द हायरार्की. जिस एलजी वाइस रॉय के होते हुए ड्रग्स का यहाँ पे इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा बड़ा है, उनको भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, उनको भी उतनी सजा मिलनी चाहिए. इसलिए अब जितनी कैबिनेट है तो उनने एजेंडा पे कितना काम किया जो एक्सपैंड करके तो कोई मुआवजे होंगे. अब वो भी जानते हैं कि एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये है कि अगर 5 साल तक स्टेटहुड नहीं मिला वो कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं करेंगे. अगर कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो खुद भी क्यों बैठे वहां पे. कैबिनेट एक्सपेंशन मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा गवर्नेंस में. और अगर वो चाहते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस इज सब्जेक्ट टू स्टेटहुड, वो खुद क्यों बैठे वहां पे. खुद भी उतरे और मेरे साथ चले. हम पहले स्टेटहुड छोड़ो, स्टेटहुड की बात क्यों, हम अपनी प्रोटेक्शन की बात और पहले करते, वो सब वापस लाते, दूसरों को ये काम करने थे, दूसरों को गवर्नेंस करने थे. अपनी ही पार्टी में से, नेशनल कॉन्फ्रेंस में से दूसरों के हाथ में ये जिम्मेदारी दे दे. गवर्नेंस शुड नॉट सफर हमारे विम्स की वजह से, वो अलग बात है. पर एजेंडा जो है, अगर वो एजेंडा को लेके सीरियस है तो स्टेटहुड पे ही क्यों. तो हम अपने प्रोटेक्शन के बारे में बात करें और वो दूसरों के बारे में यार्ड स्टिक क्यों लगाते हैं. अपने बारे में भी ये यार्ड स्टिक लगाते हैं.